दोस्तों सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरेन और आज के इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ जासूस कार्तिक और आर्यन की एक बेहद ही रोमांचक कहानी, जिसमें दोनों दिल्ली के करोल बाग में हुए एक कत्ल के रहस्य को उजागर करते हैं। ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिर में आपको ट्विस्ट मिलेगा। चलिए बिना और देरी के कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली की सुबह अक्सर भाग दौड़ और शोर शराबे से शुरू होती है, लेकिन उस दिन करोल बाग की गली नंबर 17 में एक अजीब सी खामोशी फैली थी। हल्की सी धुंध, सड़क के किनारे जमा कुछ लोग और दूर से आती पुलिस सायरन की आवाज, ये सब किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा था। भीड़ के बीच से एक लंबा, शांत और गंभीर चेहरा तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसकी चाल में विश्वास और आंखों में सवाल थे। वो था कार्तिक, दिल्ली का तेज तर्रार स्थानीय जासूस। उसके पीछे पीछे एक नौजवान दौड़ा चला आ रहा था, जो हर बात में उत्साह और जोश दिखाता था। वो था आर्यन, कार्तिक का दोस्त, साथी और कभी कभी पेचीदा केसेस में कार्तिक का सहायक। घटना स्थल था होलसेल मोबाइल नामक मोबाइल की दुकान, जो करोल बाग की भीड़ भाड़ में भी ग्राहकों की पसंदीदा मानी जाती थी। दुकान का शटर आधा उठा हुआ था और अंदर से एक अजीब सी गंध आ रही थी। जब चाय वाले राजू ने देखा कि सुबह 7 बजे भी दुकान खुली है, जबकि मालिक विनोद अग्रवाल हमेशा 10 बजे से पहले शटर नहीं खोलता था, तो चाय वाले को शक हुआ। जब उसने दुकान के अंदर झांका तो जो देखा वो देखकर उसका शरीर ही कांप उठा। विनोद अग्रवाल की लाश दुकान के काउंटर के पीछे पड़ी थी। खून सूख चुका था और उसके गले पर किसी तेज धारदार चीज का गहरा घाव था। इंस्पेक्टर चौधरी ने फौरन इलाके को घेर लिया और जब कार्तिक पहुंचा तो राहत की सांस ली। इंस्पेक्टर चौधरी ने कार्तिक से कहा, हमें इस केस में तुम्हारी जरूरत पड़ी थी कार्तिक, इसलिए तुम्हें बुलाया है। ये सीधी सादी चोरी नहीं लगती, कुछ अजीब है इसमें। कार्तिक ने उस दुकान का मुआयना शुरू किया और विनोद अग्रवाल की लाश की भी अच्छे से जांच पड़ताल की। विनोद अग्रवाल के गले में कट का निशान था, जैसे किसी ने सामने से खड़े होकर उसके गले में तेज धारदार चाकू मारा हो। विनोद अग्रवाल की आंखें ऊपर को चढ़ी हुई थी, शरीर हल्का नीला पड़ा हुआ था। वहीं दुकान में जमीन पर एक टूटी हुई हाथ घड़ी थी और टेबल के नीचे पड़ा था एक कुरियर का बिल और एक खुला हुआ आईफोन का बॉक्स। कार्तिक का दोस्त आर्यन भी वहीं उसी दुकान में था। उसने वो टूटी हुई कलाई घड़ी उठाई और वो कुरियर स्लिप भी, और कार्तिक से बोला, कार्तिक, इस टूटी हुई घड़ी को देखकर लगता है कि कत्ल कल रात 7:45 बजे के आसपास हुआ है और इस कुरियर स्लिप पर आईफोन की डिलीवरी रोहित कुमार के नाम पर है। लेकिन आईफोन का डब्बा यहां विनोद अग्रवाल की दुकान में क्या कर रहा है? कार्तिक की भौएं तन गई। उसने तुरंत कहा, तुम एक काम करो, कुरियर कंपनी से बात करो, जरूर वहां से कुछ लीड मिलेगी। पता करो कि कल रात इस दुकान में डिलीवरी करने कौन आया था। कुछ ही देर में पता चला कि पिछली रात एक्सप्रेस मक्खी नामक प्राइवेट डिलीवरी सर्विस के एक लड़के ने मोबाइल डिलीवर किया था। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। दुकान के अंदर का कैमरा खराब था, इसलिए अंदर की फुटेज नहीं मिल पाई, लेकिन बाहर गेट वाली फुटेज में दिखाई दिया कि पिछली रात करीब 8:30 बजे एक डिलीवरी बॉय हेलमेट पहने दुकान में दाखिल होता दिखा। लेकिन फुटेज में दिखा कि जब वो बाहर निकला तो उसके हाथ खाली थे, पीठ में एक बैग टंगा हुआ था, वही कुरियर वाला। सीसीटीवी कैमरे में उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया, क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था और चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। लेकिन बॉडी लैंग्वेज से कार्तिक ने अनुमान लगाया कि जरूर वो कुछ छुपा रहा है। कार्तिक बोला, यह आदमी डिलीवरी देने नहीं बल्कि कुछ लेने आया था। मोबाइल का बॉक्स खुला था, लेकिन उसमें से फोन गायब था। चाकू से हुई हत्या और फिर ऐसा सफाई से वहां से चले जाना, ये किसी सामान्य चोर की हरकत नहीं थी, इसमें किसी बड़े मुजरिम का काम था।
जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक अजीब सच सामने आया। रोहित कुमार नाम का जो ग्राहक उस आईफोन के लिए ऑर्डर पर था, उसने कभी फोन ऑर्डर ही नहीं किया था। उसके मोबाइल नंबर पर कॉल करने पर उसने साफ इनकार कर दिया कि उसने ना फोन ऑर्डर किया था, ना ही उसे किसी डिलीवरी वाले की कॉल आई। लेकिन उसने एक और बात बताई कि उसके बैंक अकाउंट से 70,000 रुपए कट गए थे, जिसकी शिकायत उसने बैंक और पुलिस थाने में भी की थी। इससे साफ हो गया था कि किसी ने उसका नाम, उसका पता और उसके बैंक से पैसे निकालकर वो आईफोन ऑर्डर किया था और डिलीवरी लोकेशन इस दुकान की डाली और फिर खुद ही डिलीवरी करने आया और खुद ही फोन लेके चला गया। आर्यन बोला, मतलब कुरियर बॉय ने उस दुकान वाले का एड्रेस दिया डिलीवरी एड्रेस की जगह और खुद दुकान में गया डिलीवरी देने, और शायद दुकानदार ने उसकी चोरी पकड़ ली होगी या ऐसी कोई बात हो गई होगी जिससे कुरियर वाले का भांडा फूट जाए, इसलिए उसने उस दुकान वाले को मार डाला। पर एक चीज मुझे समझ नहीं आई, कुरियर वाला बाहर बाहर से ही फोन लेकर जा सकता था, फिर वो दुकान में क्यों आया और ऐसी नौबत आई कि उसे एक आदमी को मारना पड़ गया। कार्तिक बोला, कुरियर ऐप्स जीपीएस के साथ ट्रैक होते हैं, हर लोकेशन पे जाके ही डिलीवरी करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी बात है जो थोड़ी अजीब है कि कुरियर वाले ने आखिर दुकानदार को मार क्यों डाला। इसका जवाब तो कातिल से ही मिल पाएगा। फिलहाल हमें उसका नाम और पहचान चाहिए, सिर्फ शक से काम नहीं चलेगा। फिर जांच की अगली कड़ी कुरियर कंपनी के पास पहुंची। वहां के रिकॉर्ड में देखा गया कि उस रात डिलीवरी करने वाला लड़का था मनीष वर्मा, उम्र 24, हाल ही में नौकरी पर रखा गया था और अब 2 दिन से लापता था। दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड और एक्सप्रेस मक्खी कंपनी की जानकारी से ये तो स्पष्ट हो गया कि मनीष वर्मा नामक कुरियर बॉय ही वो अंतिम व्यक्ति था जो मृतक विनोद अग्रवाल की दुकान में गया था। मनीष का रिकॉर्ड सतही तौर पर साफ था, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी, घर गाजियाबाद में था और 4 महीने पहले ही नौकरी पर रखा गया था। लेकिन अब वो गायब था। जब पुलिस उसकी मां से मिलने पहुंची तो उसकी मां ने रोते हुए कहा कि बेटा 2 दिन से घर नहीं आया, उसका फोन भी बंद है। कार्तिक ने मामले की गंभीरता को भांपते हुए एक छोटा नक्शा खींचा जिसमें मनीष के डिलीवरी रूट, उसका घर, होलसेल मोबाइल की दुकान और एक्सप्रेस मक्खी का ऑफिस सब शामिल किया गया। उसने ध्यान दिया कि विनोद की दुकान मनीष के तय रूट में नहीं आती थी। कार्तिक बोला, तो इसका मतलब है कि उसने खुद अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट करके ये वाली डिलीवरी ली होगी, यानी आईफोन को ले जाने का इरादा पहले से ही था। मतलब ये हत्या आईफोन के लिए की गई है। आर्यन ने एक्सप्रेस मक्खी के ऑफिस से मनीष की फाइल चुपके से उठाई और एक बात पर उसकी नजर अटक गई। वो बोला, कार्तिक ये देख, ये लड़का पहले फ्लिप पे नाम की ऑनलाइन शॉप में डिलीवरी बॉय था, लेकिन वहां से निकाल दिया गया। वजह थी एक आईपैड की मिसिंग डिलीवरी। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, अब मुझे मनीष का प्लान समझ में आ रहा है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से मनीष के पिछले महीने की कॉल डिटेल्स निकाली। वहां से पता चला कि एक नंबर से वो लगातार संपर्क में था। वो नंबर जिसके नाम पर था वो था रवि ठाकुर, जो जनकपुरी में रहता था और ऑनलाइन गैजेट्स बेचने का छोटा सा काला धंधा करता था। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस वालों ने जबरदस्ती दरवाजा खोला और अंदर पहुंचकर उन्हें एक छोटा सा स्टोर रूम मिला जहां उन्हें 6 मोबाइल फोन्स, 3 लैपटॉप्स, एक नया खुला हुआ आईफोन 14 मिला। IMEI नंबर से पुष्टि हो गई कि वही फोन था जो विनोद अग्रवाल की दुकान से चुराया गया था। उस घर से रवि को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में उसने साफ कहा, साहब मैं तो बस सामान लेता था, मनीष मुझे खुद लाकर देता था सामान, लेकिन 1-2 दिन से वो आया ही नहीं। ये सुनकर आर्यन हैरान हुआ और उसने कार्तिक के कान में बोला, लगता है इस रवि को नहीं पता कि मनीष ने एक मर्डर कर दिया है। कार्तिक बोला, तो इसका मतलब है कि मनीष ने इसे अंधेरे में रखा है, यानी कि ये प्लान उसका अकेले का था, कि रवि इस हत्या में शामिल नहीं है। अब कहानी और भी उलझ गई थी,
लेकिन टुकड़े धीरे धीरे जुड़ने लगे थे। कार्तिक ने कहा, मनीष ने पहले उस दुकान वाले के एड्रेस पर फोन ऑर्डर किया, कंपनी से खुद रिक्वेस्ट करके उस डिलीवरी को लिया और किसी बहाने से दुकान में गया, शायद कोई सामान लेने। लेकिन कहीं ना कहीं विनोद ने इसे पहचान लिया था या इसकी चोरी पकड़ ली होगी, इसलिए मनीष ने चाकू से हमला कर दिया और वहां से भाग निकला। सर पर हेलमेट और चेहरे पर मास्क होने की वजह से सीसीटीवी में इसका चेहरा नहीं दिखाई दिया, ना ही इसकी बाइक का कुछ पता चला। कार्तिक ने तुरंत एक प्लान बनाया। कार्तिक बोला, हमें मनीष को फंसाना होगा, कोई झूठी उम्मीद देनी होगी कि उसके पास फोन बेचने का एक और मौका है। पुलिस ने नकली ग्राहक बनकर रवि से दोबारा संपर्क कराया और उसे कहा कि वो मनीष से कहे कि एक अमेरिकी ग्राहक है जो 2 आईफोन लेना चाहता है, पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी होगी। योजना के अनुसार लोकेशन तय की गई, शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पास। कार्तिक और आर्यन वहां पहले से मौजूद थे। शाम 6:10 पर वो कुरियर बॉय मनीष आया। बिल्कुल वही हेलमेट, वही बैग। इस बार वो घबराया हुआ सा लग रहा था और वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। फिर वो उस अमेरिकी ग्राहक का इंतजार करने लगा। एक पुलिस वाला अमेरिकी ग्राहक बनकर उसके पास गया और उसने मनीष से आईफोन देने के लिए कहा। मनीष ने शक भरी निगाह से उस पुलिस वाले को देखा जो खुद को अमेरिकी बता रहा था। मनीष ने भांप लिया कि यहां जरूर कोई खतरा है और उसने बैग वहीं छोड़ा और भागने की कोशिश करने लगा। कार्तिक और पुलिस की टीम ने उसे घेर लिया, लेकिन वो लड़का उन्हें चकमा देकर भाग निकलने में कामयाब हो गया। कार्तिक, आर्यन और कुछ पुलिस वालों ने उसका पीछा किया और 3 गलियों के बाद ही उसे धर दबोचा। उसे पकड़कर पुलिस की गाड़ी में बिठाया और पूछताछ के लिए उसे थाने ले आए। पुलिस थाने में जब उससे पूछताछ की गई तो शुरू में वो चुप रहा, लेकिन कार्तिक ने उससे सीधा सवाल किया। कार्तिक ने पूछा, उस दुकान वाले को क्यों मारा तुमने? तब वो लड़का मनीष टूट गया और कांपती आवाज में उसने कहा, साहब मैं बस फोन लेना चाहता था, बस फोन। लेकिन वो मुझे पहचान गया, बोला कि तू ही है वो जो पिछली बार आईपैड लेकर भागा था। मैं डर गया था साहब, मैंने उसे डराने के लिए हवा में चाकू लहराया ताकि वो मुझसे दूर हटे और मैं भाग सकूं। लेकिन साहब वो आदमी खुद लड़खड़ा कर मेरी तरफ गिरा और चाकू उसके गले में लग गया साहब। मैंने जानबूझकर नहीं मारा, मैं तो बस उसे डरा रहा था साहब। मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। अगर वो खुद लड़खड़ा कर मेरी तरफ नहीं गिरता तो चाकू उसको नहीं लगता साहब। मैंने जानबूझकर नहीं मारा, मेरी गलती नहीं है साहब। उसकी ये बात सुनकर सन्नाटा छा गया। कार्तिक ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारी एक हरकत ने एक इंसान की जान ले ली है मनीष। इससे तुम्हें कुछ नहीं मिला, बल्कि एक आदमी तो मरा ही मरा और तुम आधी जिंदगी अब जेल में बिताओगे। फोन तो बस कुछ पल की खुशी दे सकता है, लेकिन एक जान, एक जिंदगी, उसको कोई नहीं बदल सकता। तुमसे गलती नहीं, जुर्म हुआ है जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन ये कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई। मनीष को लॉकअप में डाल दिया गया। उस रात दिल्ली की हवा थोड़ी भारी थी, लेकिन करोल बाग की वो गली नंबर 17 अब शांति में थी, क्योंकि इंसाफ हो चुका था। मनीष की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने मीडिया को बयान दिया कि यह हत्या सिर्फ एक आईफोन के लिए की गई थी। आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने पहले भी फर्जी डिलीवरी की थी, लेकिन यह पहली बार था जब वो हत्या तक पहुंच गया। पत्रकारों की भीड़, चैनलों के कैमरे, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता #करोलबाग मर्डर, #फोन के लिए हत्या, ऐसे हैशटैग्स वायरल होने लगे। दिल्ली जैसे महानगर में अपराधों की आदत हो चली थी, लेकिन जब मामला एक छोटे दुकानदार की हत्या और आईफोन की लालच से जुड़ गया तो मामला चिंताजनक हो उठा। कार्तिक थाने से बाहर निकलते हुए बोला, आर्यन, इस केस में कानून का अगला हिस्सा शुरू हो चुका है। अब अदालत में लड़ाई होगी, लेकिन एक बात साफ हो गई, लालच इंसान को जानवर बना देता है।
है ना? आर्यन चुप था। उसकी आंखों में अब भी मनीष का डरा हुआ चेहरा घूम रहा था। आर्यन बोला, अब कार्तिक, क्या मनीष वाकई खतरनाक था या हालात ने उसे ऐसा बना दिया था? कार्तिक ने धीरे से कहा, दोनों। देख, हालात हर किसी के लिए कठिन होते हैं, लेकिन हर कोई खून तो नहीं करता ना। बस यही फर्क है। यही फैसला अब अदालत में होगा। 4 दिन बाद पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली। मनीष वर्मा को कोर्ट में पेश किया गया। सरकारी वकील ने कहा, माय लॉर्ड, ये हत्या प्री प्लान्ड थी। आरोपी ने पहले से प्लानिंग की थी। फर्जी ग्राहक बनकर दुकानदार विनोद के नाम से फोन मंगाया और जब दुकानदार ने उसकी पहचान कर ली तो उसे बेरहमी से चाकू मार दिया। ये महज चोरी नहीं माय लॉर्ड, ये खून है। मनीष के वकील ने बचाव में कहा, मेरा मुवक्किल मानसिक दबाव में था माय लॉर्ड, और बस वो मौके में डर गया था। हत्या उसकी योजना नहीं थी। वो बस उस वक्त चोरी के इल्जाम से बचने के लिए, उसने बस डराने के लिए चाकू चलाया था। बदकिस्मती से उसी वक्त दुकानदार विनोद लड़खड़ा कर आगे को गिरा और चाकू उसको जाकर लग गया। माय लॉर्ड, ये हत्या मेरे मुवक्किल से अनजाने में हुई है। वो तो बस वहां चोरी के इरादे से गया था। गवाहों में सबसे पहले बयान दिया चाय वाले राजू ने, जिसने सबसे पहले विनोद अग्रवाल की लाश देखी थी। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में प्रस्तुत की गई। परिणाम साफ था। मनीष की योजना थी आईफोन चुराने की, लेकिन विनोद ने उसकी पहचान कर ली थी, जिससे वो घबरा गया और उसने विनोद अग्रवाल की हत्या कर दी। 1 महीने की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मनीष को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या और 420 धोखाधड़ी के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला सुनते ही मनीष की मां रो पड़ी। बाहर मीडिया सवालों की बौछारें कर रही थी, लेकिन कार्तिक और आर्यन चुपचाप कोर्ट से बाहर निकल गए। लेकिन ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। कहानी का असली ट्विस्ट अब आने वाला है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जब मनीष को सजा सुनाई जा रही थी, तभी एक महिला अदालत में बेहोश होकर गिर पड़ी। यह महिला थी श्वेता अग्रवाल, मृतक दुकानदार विनोद अग्रवाल की पत्नी। लेकिन उसकी बेहोशी सिर्फ सदमे की वजह से थी। उसी वक्त आरोपी मनीष वर्मा के वकील की टीम का दूसरा वकील अदालत में पेश हुआ। वो एक रिपोर्ट लेकर आया था। वो थी पोस्टमार्टम की असली रिपोर्ट। वो वकील बोला, माय लॉर्ड, ये रही पोस्टमार्टम की असली रिपोर्ट, जिसे अब तक कोर्ट में पेश ही नहीं किया गया। ये रिपोर्ट कहती है कि विनोद अग्रवाल की मौत चाकू के वार से नहीं, बल्कि एक खास जहर की वजह से आए हार्ट अटैक से हुई है। ऐसा जहर जो शरीर में धीरे धीरे फैलता है और 30 से 40 मिनट के बाद हार्ट को बंद कर देता है। कार्तिक, जो फैसले के बाद बाहर निकल ही रहा था, वो रिपोर्ट देखकर रुक गया। कार्तिक ने धीरे से कहा, आर्यन, ये मामला तो पूरा पलट गया है। लगता है हमसे गलती हुई है। हमें फिर से जांच शुरू करनी होगी। मनीष ने चाकू मारा था, लेकिन असल में मौत चाकू के वार से नहीं हुई। इसका मतलब मनीष कातिल नहीं है। हाँ, वो जुर्म का भागीदार जरूर है, पर कत्ल उसने नहीं किया। आर्यन बोला, भाई, सीसीटीवी में दिखा था कि मनीष दुकान में घुसा और कत्ल करके वो वहां से भाग गया। क्या जहर किसी और ने पहले से ही दिया हुआ था? कार्तिक ने रिपोर्ट को ध्यान से देखा और बोला, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की बॉडी में साइनाइड बेस्ड कंपाउंड्स पाए गए हैं, जो मुंह से मृतक की बॉडी में गए हैं। यानी ये जहर खाने के जरिए मृतक की बॉडी के अंदर पहुंचा है, और ये तब लिया गया था जब विनोद जिंदा था। यानी हो सकता है कि मरने से आधा घंटा या पौन घंटा पहले विनोद अग्रवाल ने कुछ खाया या पिया था। अब कहानी ने पूरी दिशा ही बदल ली थी। कार्तिक ने विनोद की दुकान के पुराने बिल्स, सीसीटीवी फुटेजेस और खाने पीने का रूटीन खंगालना शुरू किया। ये ढूंढा गया कि दुकान में कुरियर बॉय मनीष से पहले कौन आया था। तब सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि उस रात दुकान में एक और महिला आई थी। कैमरे में उसका चेहरा साफ नहीं था। उसके हाथ में जूस की एक बोतल थी। दुकान के बाहर चाय वाले ने जब उस औरत से पूछा कि वो ये जूस किसके लिए लेकर जा रही है, तो उस औरत ने चाय वाले को बताया कि दुकानदार विनोद के बेटे ने जूस भिजवाया है अपने पापा के लिए। विनोद अग्रवाल को जूस देकर दुकान से बाहर निकलते वक्त उस औरत के हाथ खाली थे।
बस उसके कुछ देर बाद मनीष दुकान में घुसा और फिर दुकानदार विनोद मारा गया। खुशकिस्मती से दुकान के बाहर का सीसीटीवी कैमरा ठीक से काम कर रहा था। उसमें वीडियो और ऑडियो दोनों रिकॉर्ड होती थी। उसी कैमरे में दुकान के अंदर हो रही बातचीत और हमले की वॉइस रिकॉर्ड हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो जहर लगभग शाम के 7 बजे लिया गया था, यानी जो जूस वो औरत लेकर आई थी उसमें जहर था और वो जूस विनोद अग्रवाल ने शाम के 7 बजे पिया था और करीब आधे पौन घंटे में उसका असर शुरू होने लगा। मतलब साफ था, जब कुरियर बॉय मनीष ने चाकू चलाया उसी वक्त विनोद अग्रवाल को हार्ट अटैक पड़ा और वो आगे की तरफ गिरा और उसी वक्त मनीष का चाकू उसकी गर्दन पर लग गया। चाकू का घाव ज्यादा गहरा नहीं था। अगर हार्ट अटैक नहीं पड़ता तो विनोद अग्रवाल को बचाया जा सकता था, लेकिन विनोद अग्रवाल दिल का दौरा पड़ने से मर गया। अब शक की सुई घूमी उस महिला की ओर जो जूस लेकर आई थी। कार्तिक ने विनोद अग्रवाल के बेटे संदीप अग्रवाल से पूछताछ की। उससे पूछा कि क्या तुमने अपने पापा के लिए कोई जूस भेजा था? संदीप गुस्से में बोला, नहीं, मैं तो घर पर था, किसने भेजा जूस? अब कहानी में आया एक और झटका। संदीप का बैंक स्टेटमेंट देखा गया तो पता चला कि उसने पिछले महीने 5 लाख रुपए नकद निकाले थे। पूछने पर उसने कहा कि पापा की तबीयत खराब थी, इलाज के लिए निकाले थे, लेकिन अस्पताल के रिकॉर्ड्स में कोई इलाज नहीं था। आर्यन बोला, कार्तिक, मुझे लगता है कि दुकान, जमीन या पैसों को लेकर अंदरूनी पारिवारिक साजिश थी। कार्तिक ने कहा, हो सकता है, ये तो आगे जांच में पता चलेगा। अगर मनीष असली हत्यारा नहीं है तो हमें वो जूस लाने वाली महिला को ढूंढना होगा। 3 दिन की लगातार जांच के बाद विनोद अग्रवाल की दुकान के पास वाले चाय वाले ने बताया, साहब, जो जूस लेकर विनोद भाई की दुकान में गई थी उसका नाम मीना है। वो कभी कभी मेरी दुकान में चाय पीने आती थी साहब। विनोद अग्रवाल के उसके साथ काफी गहरे रिश्ते थे। जांच आगे बढ़ी और उस महिला की पूरी पहचान हाथ लगी। उसका नाम था मीना राठौड़ और वो किसी जमाने में विनोद की दुकान में काम किया करती थी, लेकिन फिर चोरी के शक में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। मीना ने कभी शादी नहीं की, वो अपने भाई के साथ जनकपुरी में रहती थी। पुलिस की एक टीम जनकपुरी गई, उसके बारे में जांच पड़ताल हुई। घर पहुंचे तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। किसी पड़ोसी ने बताया कि अभी अभी मीना तैयार होकर बैग लेकर कहीं चली गई है। पुलिस की एक टीम तुरंत आनंद विहार बस अड्डे पहुंची और बाकी टीमें रेलवे स्टेशन और चौक चौराहों पर तैनात हो गई। जब पुलिस की एक टीम आनंद विहार बस अड्डे पहुंची तो खुशकिस्मती से उनकी नजर मीना पर पड़ गई। मीना को एक बस में चढ़ते हुए महिला पुलिस ने दबोच लिया और उसे हिरासत में ले लिया गया। जब महिला पुलिस ने मीना को कसकर 4 थप्पड़ मारे तो मीना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और कहा, हाँ, मैंने ही मारा उसे, मैंने ही उसके जूस में जहर मिलाया था। वो अक्सर अपनी दुकान में मेरी इज्जत के साथ खेलता था और फिर एक दिन जब उसका मन मुझसे भर गया तो उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्रोध और बदले की भावना से मैंने ये कदम उठाया। आर्यन बोला, ओह, तो विनोद अग्रवाल ने इसी वजह से अपनी दुकान के अंदर वाले कैमरे को कभी ठीक नहीं करवाया ताकि वो दुकान के अंदर क्या करता है इसका किसी को पता ना चले। कार्तिक बोला, बुरे काम का बुरा ही फल मिलता है मेरे दोस्त। देख लो, विनोद को अपने कर्मों का फल मिल गया। मीरा राठौड़ अब कत्ल के जुर्म में जेल जाएगी। आर्यन बोला, और मनीष, उसने तो कत्ल नहीं किया। कार्तिक बोला, फिर भी जुर्म तो हुआ है उससे। मनीष ने जो किया वो भी अपराध है और उसके लिए भी कानून में सजा का प्रावधान है। मनीष भी लंबा अंदर जाएगा। अब एक नई चुनौती थी, कोर्ट में सजा को चुनौती देना। मनीष को अब हत्या का दोषी नहीं बल्कि घातक हमला आईपीसी 326 का दोषी माना जाना चाहिए। कार्तिक ने अदालत में अपील दायर की और 22 दिन बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा में बदलाव किया।
मनीष को हत्या के आरोप से मुक्त किया गया और उसे 7 साल की कड़ी सजा दी गई विनोद अग्रवाल के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए। मीना राठौर को उम्र कैद मिली। कार्तिक आर्यन कोर्ट से बाहर निकले। कार्तिक ने आर्यन से कहा, आर्यन, ऐसे केसेस से मुजरिमों को सबक लेना चाहिए कि वो कितना भी बच बचा कर छुप छुपा कर कोई जुर्म कर लें, उनका जुर्म छुपता नहीं है, वो कभी ना कभी बाहर जरूर आ जाता है। आर्यन बोला, यार हमने तो इंसाफ किया लेकिन फिर भी मन भारी है। कार्तिक ने आर्यन की पीठ थपथपाई और कहा, जासूस का काम केवल अपराध पकड़ना नहीं होता आर्यन, कभी कभी हमें इंसान की कमजोरियां भी समझनी होती हैं। लेकिन हमारा काम है समाज को अपराध से बचाना और यही एक जासूस का धर्म होता है। आर्यन ने पूछा, अच्छा अब अगला केस क्या है? अगला केस करोल बाग के बाद अब हमें कालकाजी बुलाया गया है। वहां एक और मामला सामने आया है, एक लड़की जो रातों को छत से कूदती है लेकिन हर बार जिंदा मिलती है। आर्यन चौंका, हर बार? कोई भूत का मामला है क्या? कार्तिक बोला, पता नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, सच चाहे जितना भी छिपा हुआ क्यों ना हो, हम उसे निकाल ही लेंगे, क्यों, है ना? आर्यन बोला, हाँ ठीक है, पर भूत? कार्तिक मुस्कुरा दिया। उसके बाद कार्तिक आर्यन दोनों बाइक में सवार हो गए। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक अब भी वही था, लेकिन उनकी निगाहें अब अगले रहस्य की तरफ थी। उन्होंने एक और केस हल कर लिया, लेकिन अभी कई सारे और केसेस हैं जो हल करने बाकी हैं। फिलहाल अगले केस में, जहां पे एक लड़की हर रात छत से नीचे कूदती है लेकिन हर बार जिंदा मिलती है। अगर आपको ये कहानी सुननी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो में लाइक एम रखते हैं 1500 लाइक्स का। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके 1500 लाइक्स का एम पूरा कीजिए। मैं अगली कहानी लेकर आ जाऊंगा। फिलहाल तब तक आप मेरे चैनल में दूसरी और कहानियां सुन सकते हैं। चलिए, इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।